तो आइए आप लोग, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग को पढ़ना है और इसी पे आधारित है गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये जो है मोस्ट कॉन्सेप्चुअल है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक ओपन क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को तैयार करके ही जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में इसका में बहुत हेल्पफुल है। तो जब बहुत हेल्पफुल है तो परीक्षा में पूछे चाहे नहीं पूछे, गॉस थ्योरम को आपको सीखना ही सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परिभाषित करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर एक नया टर्म आप लोग को सुनने को मिल रहा है, सब नया नया टर्म आपको, ठीक है कि नहीं। हम लोग को एरिया वेक्टर डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए एरिया वेक्टर कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले एरिया वेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट होगा एरिया वेक्टर। देखिए एरिया को हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ट्रीट एन एलिमेंटल एरिया एज ए वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एलिमेंटल एरिया एक वेक्टर है तो सवाल खड़ा होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा एरिया हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। एलिमेंटल एरिया हम लोग बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करने जा रहे हैं, ऐसे समझिए। यहाँ पे हम क्या किए, एक बहुत छोटा सा ऐसे एक एरिया कंसीडर किए, एक बहुत छोटा सा एरिया, ये इतना एरिया हम लोग एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं, बहुत छोटा है, एक एलिमेंटल एरिया है, बहुत छोटा सा है एंड ये प्लेन है। जब एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे तो उसको प्लेन कंसीडर करेंगे, कर्व नहीं, बहुत छोटा है, एक प्लेन एरिया है एलिमेंटल एरिया। अब इसका जो प्लेन होगा, ऐसे इसका जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये पूरा एरिया वेक्टर जो आपको दिख रहा है ये ऐसे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, मान लीजिए इसका प्लेन ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर का दिशा कंसीडर करेंगे ऐसे, क्लियर। आप फिर एक बार ऐसे देखिए, ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे एक एरिया है, बहुत छोटा सा एक एरिया है, ये एरिया है। इस एरिया को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। एरिया है, मान लीजिए अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, रेक्टेंगुलर है कि नहीं, तो लेंथ गुणा ब्रेड्थ करके एरिया निकाल लीजिएगा। एक प्लेन सतह है, ये प्लेन छोटा सा, इसको एक प्लेन के तौर पे इसको कंसीडर कर रहे हैं इस एरिया को। तो इस एरिया का जो मान होगा, जो भी इसका एरिया होगा, पूरा ये जो रीजन है, आप एरिया निकालना ऑलरेडी जानते हैं, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर के सब जानते हैं ना, ट्रायंगल का एरिया। तो उसी ढंग से इस ये जो प्लेन छोटा सा एलिमेंटल एरिया है उसका एक मान होगा। तो मान लीजिए इसका जो मान है वो ds है, तो छोटा सा जो एरिया है उसका जो वैल्यू है वो ds है। अब इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। अब एक प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर कोई दो डायरेक्शन आप ले सकते हैं। अगर इस तरह से का एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे एरिया ले सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे एरिया ले रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी एक साइड में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है। आप एरिया, ये जो इसका जो प्लेन है, आप बहुत सारा बनाए आप लोग के लिए, ऐसे बनाए या फिर ऐसे बनाए, तो आप इसके किसी भी डायरेक्शन में
ऐसे फिर इसको कई ठो बना रहे हैं। आप ऐसे देखिए, जैसे हम ऐसे लिए एक छोटा सा एरिया, अब छोटा सा है एंड प्लेन है, तो इसके दो साइड में आपको किसी भी साइड में आप वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग, चूंकि प्लेन है तो क्लोज नहीं है, आगे हम एक क्लोज एरिया की बात करने वाले हैं। तो क्लोज एरिया की जब बात करेंगे तो उसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो क्लोज सतह से बाहर की तरफ कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सिंपल एक प्लेन एरिया है, तो आपको जिधर सुविधाजनक लगे उधर आप अपने सुविधा से इसका डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसमें ऐसे लिए हैं, इसमें ऐसे लिए हैं, आप चाहें तो इसका एरिया के वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं। तो अपने सुविधा के हिसाब से किसी एक साइड में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। छोटा सा जो एलिमेंटल एरिया है उसका जो प्लेन है उसके प्लेन के, अगर उसका प्लेन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर आपको ऐसे कंसीडर करना है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, माने जो भी प्लेन है उसके प्लेन एरिया का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया का नॉर्मल कहिए, आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करना है। तो आपने एरिया अपने सुविधा के हिसाब से आपको एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेना है। हम लोग ये वाला ऐसे प्रीफर करेंगे कि चूंकि इधर की ओर हमको काम करने में सहूलियत होगी। ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे, इधर की ओर हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो जितना ये एरिया होगा, मतलब जो एरिया का वैल्यू होगा वही उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया ds और इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। आई होप आप लोग बात को समझ गए, एरिया वेक्टर समझ गए। एक छोटा सा एरिया लेना है, वो एक प्लेन सतह होगा, एलिमेंटल एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है, वो एक प्लेन सतह होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक साइड में अपने सुविधा के हिसाब से आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उस एरिया का जो मान होगा वही उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? बस अब इसके बाद हम लोग जब एरिया वेक्टर की बात कर लिए, एरिया वेक्टर की बात हो गई, ये आप समझ गए, तरह तरह से दिखाए, जो आपको रखना है सो रखिए, आप इसको सबको अब हटा दीजिए, आप 100 रखिए। एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ds है और इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। हो गया, दिस इज एरिया वेक्टर। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स परिभाषित करने चल रहे हैं। विद्युत फ्लक्स, देखिए जब किसी चीज का डिफिनीशन सीखना हो तो उसमें कोई आपको अपने तरफ से बुद्धि नहीं लगाना है, परंतु किंतु नहीं लगाना है। बात समझे कि नहीं? जो डिफिनीशन जैसे उसको डिफाइन किया जा रहा है उसको सीखना है, व्हाट इज इट्स डिफिनीशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा क्या है, सो आपको यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, एरिया वेक्टर की बात हो गई। अब एरिया वेक्टर की बात हो जाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ रहे हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई रीजन ऑफ स्पेस है, उसमें कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उस रीजन के हर एक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात कंसिडर मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? मान लीजिए कोई रीजन ऑफ स्पेस है, उस रीजन ऑफ स्पेस में कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उस रीजन ऑफ स्पेस के हर एक बिंदु पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, जिसका एक डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स परिभाषित करना है। सपोज करिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का दिया हुआ है, जिसके चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में किस तरह का होगा ये आप गेस कर पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह के होंगे। ठीक है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ आइडिया है, किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको आइडिया है, यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शन के बारे में आपको आइडिया है। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो आप देखिए, सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ऐसे स्पेस में कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी बात करेंगे, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते
उस रीजन में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उस रीजन के हर एक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज कीजिए ये जो हम बिंदु कंसिडर किए, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ये वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर क्या ये ऐसे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, इसको अपना एरिया वाला जो बात है उसको आप यहाँ पर रखिए और आप चले आइए यहाँ पे। ये कोई बिंदु है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब इस बिंदु से होता हुआ एक एलिमेंटल एरिया डीएस है। जो बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इस बिंदु से होता हुआ, इस बिंदु से गुजरता हुआ एक एलिमेंटल एरिया ए है। दिस इज एन एलिमेंटल एरिया। माने जो एलिमेंटल एरिया है बहुत छोटा सा है, हम बड़ा दिखाए हुए हैं। तो इस जो छोटा सा एरिया है उसी पर ये बिंदु है। अरे एरिया में लंबाई चौड़ाई होगा, बिंदु में लंबाई चौड़ाई वाली बात नहीं होगी, एक स्पॉट है सिंपली। तो इस बिंदु पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इस बिंदु को घेरता हुआ एक छोटा सा एरिया है। इसमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे है। सपोज करिए आप ऐसे सपोज करिए एरिया वेक्टर है यहाँ का जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ पाए कि नहीं? एक छोटा सा एरिया कंसिडर, पहले एक छोटा सा एरिया, ये एरिया है कहाँ पे, ये उस बिंदु से ये एरिया गुजर रहा है जिस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, इस बिंदु से गुजरता हुआ हमारा एलिमेंटल एरिया ये डीएस है। एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और जिसका वैल्यू जो है, जिसका वैल्यू डीएस है, समझिए इसका वैल्यू डीएस है, इसका डायरेक्शन ऐसे है एरिया वेक्टर का। इस एरिया के इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है। ओके, अब एक मैथमेटिकल डिफिनीशन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू दिस एलिमेंटल एरिया डीएस, थ्रू दिस एलिमेंटल एरिया डीएस। तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सूचित कर रहे हैं डी फाई से। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सूचित करेंगे फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारा सिंबल रहेगा फाई, और ये छोटा सा एरिया से छोटा सा फ्लक्स है इसलिए इसको बोलेंगे डी फाई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एलिमेंटल एरिया से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई, ऐसे लिखेंगे। ये डी फाई का डिफिनीशन है कि दिस डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल डिफिनीशन होगा। कुछ बात जमी कि नहीं जमी? नहीं समझे? एक एलिमेंटल एरिया है, उसके एक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, वो एरिया वेक्टर जो है डीएस है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई है, और वो डी फाई कितना है, दैट इज ई डॉट डीएस, दैट डी फाई इज ई डॉट डीएस, एंड दिस इज द डिफिनेशन। एलिमेंटल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। नहीं समझ पाए आप लोग? समझ गए हैं? बढ़िया से समझ गए हैं? तो ये आपका ऐसे रहेगा, ये डिफिनीशन ही है, ये है जो है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बोले तो ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है यही इसका डिफिनीशन ही है, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। क्या क्या बात था अगर लिखना चाहें?
आप बोल सकते हैं एक एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds है, चाहे कोई बिंदु ऐसे अगर आप इसको लिखना चाहें तो फिर जस्ट रिपीटिंग, कोई बिंदु है, स्पेस में कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते स्पेस के हर एक बिंदु पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी स्पेस के किसी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, इस बिंदु से गुजरता हुआ मेरा एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है जो कि इधर की ओर है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप जान चुके हैं कि इसका जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन उस बिंदु पे हो सकता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। क्या बोले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का माने फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर अब इसको सिंबल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई डी फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एलिमेंटल एरिया थ्रू एलिमेंटल एरिया, बहुत अत्यल्प एरिया, अति अल्प अत्यल्प एरिया, थ्रू एलिमेंटल एरिया ds is defined mathematically as d phi equal to E dot ds। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एलिमेंटल एरिया ds is defined mathematically as d phi equal to E dot ds। एरिया वेक्टर आप समझ चुके हैं, ये जो एरिया है इस बिंदु P से गुजर रहा है, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से मैथमेटिकली डिफाइन होता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। दिस इज द डिफिनेशन, नथिंग मोर। अब जो भी आप बात करेंगे इस डिफिनेशन के तहत ही बात करेंगे। इसके कुछ स्पेशल केसेज आप देखिए जिससे आपको बात और क्लियर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके स्पेशल केसेज बस एक गणितीय है, इसमें हिंदी इंग्लिश का भी कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है। एक अत्यल्प क्षेत्रफल ds से विद्युत क्षेत्र E का विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का हिंदी भी फ्लक्स होगा, विद्युत क्षेत्र E का विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। समझ पाए कि नहीं, बस विद्युत क्षेत्र E का अत्यल्प क्षेत्रफल ds से विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, यही विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है। फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके स्पेशल केसेज, देखिए स्पेशल केसेज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केसेज में देखिए इसमें केस वन देखिए, केस वन क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे है, सपोज करिए
ये एक एरिया है, छोटा है लेकिन हम बड़ा बना रहे हैं, एरिया है, एरिया वेक्टर इधर की ओर है, ऐसे दिस वे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक छोटा सा एरिया है, अब भाई एरिया है तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, कोई पॉइंट पे आप बात कर लीजिए, ये इतना छोटा है कि एक बिंदु से, इस एरिया के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं। ये छोटा सा एरिया, इतना छोटा एरिया है कि इस एरिया में तो ये एरिया उस बिंदु, इस बिंदु से होते हुए जा रहा है, ओके, लेकिन एरिया है तो इस पर बहुत सारे बिंदु भी होंगे, लेकिन हर एक बिंदु पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, ओके। अब अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो आप अगर डी फाई लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, यहां से लिखिएगा ई डॉट डी एस लिखिएगा, ई डॉट डी एस लिखिएगा ना, ई वेक्टर डॉट डी एस लिखिएगा, तो आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ये इस बार का डी फाई कितना हो जाएगा, ई आई इंटू डी एस हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। ये सबसे ज्यादा होगा, माने इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो यही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 होगा, एंड वो तब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा, यानी ई और डी एस जब सेम डायरेक्शन में होंगे, उस हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गणितीय डिफिनेशन से निकालिएगा डी फाई, तो सबसे ज्यादा होगा, एंड इट विल बी ई इंटू डी एस। समझ गया, एक केस ये हो गया। दूसरा केस अगर आप कंसीडर करें, इसमें केस सेकंड कंसीडर कर रहे हैं आप, मान लीजिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, दे आर परपेंडिकुलर, माने व्हेन ई एंड डी एस आर परपेंडिकुलर, are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा बोलिए इस केस में, माने ऐसे आपका एरिया वेक्टर मान लीजिए ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया का जो प्लेन है उसका टेंजेंशियल है, नहीं समझे, अरे इस पर अगर 90 डिग्री है तो एरिया वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी एरिया वेक्टर के प्लेन के टेंजेंशियल होगा, तब ना ये दोनों परपेंडिकुलर हो पाएंगे। अरे भैया है टेंजेंशियल नहीं होगा, ये आपका ये टेंजेंशियल है तब ना इससे 90 डिग्री पर होगा, तो एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया के प्लेन के टेंजेंशियल है, एरिया के प्लेन के टेंजेंशियल है, जो भी एरिया होगा, अगर मान लीजिए एरिया आपका ऐसे है, सपोज करिए दूसरा कैसे कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे है, यही ढंग का सिचुएशन, तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है, ये जो दिख रहा है क्या है, ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, इसके प्लेन के टेंजेंशियल, अगर प्लेन ऐसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसके प्लेन में है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तब कंसीडर करिएगा तो कितना होगा। अब चलिए तो इसमें अगर बात करते हैं तो आपका डी फाई ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका डी फाई, इस बार फ्लक्स कितना हो जाएगा 0,
क्लियर? दो केस कंसिडर कर लिए। एक तीसरा केस देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे है, आपका एरिया वेक्टर ऐसे है सपोज करिए, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपका केस नंबर 3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड E and area vector ds are opposite to each other. इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर ds आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्टा है। तो यहाँ से लिखिएगा, ये d फाई इस बार कितना हो जाएगा, ये E ds cos 180 डिग्री, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा माइनस E ds। आई होप आप समझ गए। थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो एंड जीरो से के बीच में हो, जीरो से लेकर के 90 से छोटा हो तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और जब 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? मैंने आप अगर इसको सोचें, ऐसे सोचें, फिगर पे नीचे कर देते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ गया? और फिर आप देखिए तो अगर cos थीटा, एक केस हम लोग ऐसे लिखिए, केस 4 इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए, अगर थीटा शुरू होता है 0 डिग्री से लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो डी फाई क्या होगा, तब डी फाई लिखिएगा तो ये ई डी एस और कॉस थीटा लिखिएगा। तो अगर इस बीच में थीटा है तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए फ्लक्स का डायरेक्ट एक वैल्यू होगा, स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक वैल्यू होगा। इसके मैग्नीट्यूड मत सोचिए, ये नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव फ्लक्स का अलग सिग्निफिकेंस होगा, नेगेटिव का अलग होगा, जीरो फ्लक्स का अलग होगा। बात समझे कि नहीं? इसमें आप उसका मैग्नीट्यूड वगैरह कंसीडर न करने लगिएगा, ठीक है? पॉजिटिव है तो है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं? तो आप ऐसे लिखिएगा, ये आपका ऐसे होगा। और ये फिर हम लोग अगर बात करें, अगर थीटा ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री तक है, cos 180 डिग्री -1 होता है, 90 पर तो फ्लक्स 0 ही था, 90 पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, 90 पे फ्लक्स 0 आएगा, जब एंगल 90 होगा ई एंड डी एस के बीच का तो फ्लक्स 0 होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर 90 से ज़्यादा हो एंड 180 डिग्री तक हो, ठीक है कि नहीं, तो इस केस में cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तब आप अगर फ्लक्स की बात करिएगा
इस डी फाई की बात करिएगा तो डी फाई कितना हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा इस बार नेगेटिव होगा, इसलिए टोटल जो प्रोडक्ट होगा ये आपका लेस देन 0 होगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात लिख लीजिए आगे से, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पीछे वाला का एग्जांपल है क्या? नेक्स्ट आप क्या लिखिएगा, आप जानते हैं ना ए डॉट बी स्केलर होता है, उसी तरह से ई डॉट डी एस भी क्या होगा, स्केलर होगा। आप इसमें ये जो डी फाइव जो है, डी फाइव जो कि आपका ई डॉट डी एस है, ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग, इसमें डी एस आप एरिया ट्रीट कर रहे हैं, ये एरिया क्या एरिया को, डी एस जो है आपका वेक्टर है, आप ई को क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर है, लेकिन ये आपका ई डॉट डी एस जो है, जो कि डी फाई है, ये क्या है, ये स्केलर है। तो डी फाई क्या है, स्केलर है, याद रखिएगा, डी फाई या स्केलर। इसका यूनिट की बात करिएगा तो आप देखिए, अगर इसके यूनिट की पर सोचिएगा तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा लिखिएगा, तो सबका यूनिट लिखिए। ई का यूनिट आप क्या जानते हैं, ई बराबर एफ बाई क्यू था, तो न्यूटन पर कूलम, गुणा इसकी बात करिएगा डी एस का, ये क्या हो जाएगा, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बोलिए, इसको अगर आप आगे थोड़ा सा और आप बढ़ावें तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर आप बाई कूलम, गुणा यहाँ मीटर लिख लीजिए। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो न्यूटन मीटर आपका ये जूल है, आप पर कूलम इंटू मीटर लिखिएगा, तो जूल पर कूलम ये आपका वोल्ट हो जाएगा, इंटू मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या, वैसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट जानते हैं, वोल्ट पर मीटर। आप लोग का एक इसी तरह का रिलेशन आता है, ये V इक्वल टू, आप ये देखिए एक रिलेशन आता है V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी, एक रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें एक इस तरह का रिलेशन आता है V बराबर E इंटू डी, तो यहाँ से E बराबर लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका V बाई डी, और यहाँ से यूनिट लिखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हो जाता है यहाँ से वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट, अब पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अगर उसी को डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते तो वोल्ट पर मीटर गुणा मीटर स्क्वायर होता, तो कट जाता, तो एक वोल्ट मीटर आ जाता, वोल्ट इंटू मीटर, जो कि यहाँ भी आया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट ये डी फाई बराबर अगर आप लिखते हैं ई डी एस आई कॉस थीटा, तो आप तो जानते हैं कि कॉस थीटा में यूनिट नहीं होगा, एक नंबर है, और यहाँ अगर इसका यूनिट लिख देते हैं आप ऐसे, इस ई का यूनिट लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर, गुणा यहाँ लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है फाइनली, ये हो जाता है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये इसका यूनिट है, परीक्षा में यूनिट भी पूछता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वोल्ट पर मीटर,
ये समझ गया पूरा। यहां से एक चीज देखिए, अब इसको फ्लक्स को थोड़ा और विजुअलाइज करने के लिए आप कुछ ऐसे समझिए। फ्लक्स को विजुअलाइज करना है तो ऐसे बुझिए कि इधर पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे समझिए कि एक नदी है या कोई नहर है, इसमें इस तरह से पानी का बहाव हो रहा है, इस तरह से पानी बह रहा है। ओके, और आप एक एरिया ऐसे रखिए, इस तरह से एक एरिया को रखिए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप इधर की ओर लीजिए, तो मैक्सिमम वाटर इधर से पार करेगा कि नहीं। इधर हम लोग बात करें तो हम लोग का ये वाटर मैक्सिमम पार करेगा। यहाँ पे एक मिनट के लिए खैर नहीं मिला। एक रिंग था ग्रीन कलर का आप ऐसे समझिए आप लोग थोड़ा देर के लिए कि इस तरह से एक हमारे पास रिंग है, दिस वे एक रिंग है ऐसे, ठीक है। या आप लोग ऐसे समझिए, एक दूसरा एग्जाम्पल, सब लोग आप लोग इधर बैठे हुए मेरे तरफ मुंह करके, ठीक है। सपोज करिए आप लोग अपना मुंह खोल करके बैठे हुए इस तरह से, सब लोग अपना मुंह खोले हुए हैं ये इस तरह से। ओके, इधर से एक रसगुल्ले की नदी बह रही है, एक नदी है जिसमें केवल रसगुल्ले का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ रसगुल्ला। तो जो बच्चा मुंह इस तरह से कर करके खोल करके बैठा होगा ऐसे, तो इधर से मैक्सिमम रसगुल्ला उसके मुंह से पास करेगा कि नहीं, बोलिए ना। आप लोग सब लोग सामने हैं, सब लोग अपना मुंह सपोज करिए खोले हुए हैं, और इधर से एक रसगुल्ले की नदी है, माने उस नदी में केवल रसगुल्ले बह रहे हैं और आपका मुंह ऐसे है, तो क्या होगा, आपके मुंह से मैक्सिमम रसगुल्ला पास करेगा ऐसे। लेकिन कोई बच्चा अपना मुंह ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, यहाँ से ऐसे था तो पूरा का पूरा जितना जाना था सब गया, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, तिरछा कर दे, तो ऊपर से जो जा रहा था तिरछा कर देगा तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे वाला कुछ ऐसे चला जाएगा, अब इसमें कुछ कम बढ़ेगा। जो बिल्कुल ऐसे लेट जाए, इस तरह से लेट कर जाए, उसका मुंह ऊपर की ओर खोल दे अपना, ऐसे ऊपर की ओर खोल दे और ऐसे लेट जाए, और रसगुल्ला इस तरफ से जाए, तब क्या होगा, क्या होगा, इसमें मुंह ऐसे खुला हुआ है, बुझिए कि मुंह का प्लेन ऐसे है, एक एरिया है उसका, एरिया वेक्टर इधर की ओर है और रसगुल्ला का बहाव इधर की ओर है, तो रसगुल्ला ऐसे जाएगा, मुंह के प्लेन को छूते हुए चला जाएगा, टेंजेंशियल टू द आपके मुंह चला जाएगा, तो इसमें एक भी रसगुल्ला जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जा करके घूम करके नहीं जा रहा, वो ऐसे जा रहा है और आप ऐसे किए हुए हैं, तो रसगुल्ला फ्लक्स कितना होगा, रसगुल्ला फ्लक्स बोले तो जो इस तरह से मुंह किए हुए हैं, इधर से रसगुल्ला का बहाव हो रहा है, तो इस एरिया से होकर के रसगुल्ला फ्लक्स मैक्सिमम, नहीं समझ में आया क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड के जहाँ पे हम रसगुल्ले का बहाव कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक रसगुल्ला फ्लक्स इधर से मैक्सिमम गया, और जो ऐसे मुंह कर दिया उसका क्या होगा, ऐसे बहाव ऐसे एरिया, मुंह का जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर ऐसे, तो ये ऐसे है एंड ये ऐसे जा रहा है, तो एक भी रसगुल्ला नहीं जाएगा, फ्लक्स इज जीरो, ठीक है। किसी का उल्टा होने लगे, जैसे एरिया वेक्टर बुझे इधर की ओर, जहां हम लोग बुझे एरिया ऐसे है, ये ऐसे, समझ पा रहे हैं आप लोग, माने ऐसे था पहले हमारा एरिया वेक्टर, ऐसे नहीं था, ऐसे ले रहे थे, एरिया वेक्टर इधर कंसीडर कर रहे थे और रसगुल्ले के बहाव भी इधर कर रहे थे, 0 डिग्री कोण था, इस बार एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, अब बहाव ऐसे है, 90 डिग्री पर जीरो हो गया,
ठीक है कि नहीं, ये ऐसे हो गया। आई होप आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए एरिया वेक्टर के उल्टे वो रसगुल्ला, मैंने एरिया वेक्टर इधर की ओर है, आप पहले से रसगुल्ला को खा लिया है, अब उसका पेट आप दबा दिया तो इधर से फेंकना शुरू कर दिया, तो ये फेंक रहा है इधर की ओर, जबकि एरिया वेक्टर है अंदर की तरफ है, ये फेंक रहा है उधर, तो उस समय फ्लक्स नेगेटिव हो गया। कुछ कुछ तो बात सब दिमाग कुछ बेहतर समझा कि नहीं समझा आपका। आप अगर इस ऐसे ही पूछे ना, रसगुल्ला का भाव ऐसा हो रहा हो, एरिया वेक्टर ऐसे हो, तो ये मैक्सिमम रसगुल्ला पास करेगा कि नहीं? इस तरह से अगर रखा जाए तो मैक्सिमम पास करेगा। आप कोई इस तरह से रख दे, ये इस तरह से रख दे, तब क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर आई ऐसे, तब कितना जाएगा, 0। ठीक है कि नहीं? एरिया वेक्टर इधर ले लिया जाए और बहाव इधर ले लिया जाए तो नेगेटिव, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रही। पानी ही बह रहा है, सपोज कीजिए ऐसे पानी का बहाव हो रहा है, अगर इस तरह से एक सर्कुलर रिंग आप ऐसे रख दे रहे हैं ऐसे, तो मैक्सिमम पानी इधर से पास करेगा। अब उसी रिंग को ऐसे कर देते हैं, ऐसे इस तरह से कर दिए, एरिया वेक्टर इधर चला गया और पानी के बहाव ऐसे हो गया, तो कहिएगा कि वाटर फ्लक्स इज 0, वाटर फ्लक्स 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसे हो। एक नेक्स्ट फिगर में हम लोग ऐसे देखें, हमारा ऐसे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड वो ऐसे है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस तरह से हम एरिया वेक्टर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस एरिया से एरिया वेक्टर अगर इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है, तो इस पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इट विल बी मैक्सिमम, सीधे सीधे ई आई इंटू एरिया के बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोग बुझे हैं। अगर इस तरह से हो जाए, इसमें इस तरह से अगर हमारा एरिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे, एरिया है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना है, 0। अगर इधर की ओर पानी का बहाव होता, एरिया वेक्टर ऐसे होता, तो वाटर फ्लक्स 0। ऐसे होता, पानी का बहाव ऐसे होता, एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसे है, तो इस एरिया से मैक्सिमम वाटर गुजरेगा, वाटर फ्लक्स इज मैक्सिमम। थोड़ा वाटर फ्लक्स रसगुल्ला फ्लक्स बोल दिए हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में सहूलियत हो। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी इसका डिफिनीशन हो गया कि नहीं, आपने डिफिनीशन देख लिया, उसके बाद स्पेशल केसेस देख लिया, स्केलर क्वांटिटी है ये देख लिया, और इस तरह से आप लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया हो गया। इसका यूनिट आप जान गए, वोल्ट इंटू मीटर, चाहे न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी है ये याद रखिएगा। डी फाई बराबर ई डॉट डी एस डिफिनीशन है। क्या एरिया वेक्टर छोटा सा है, प्लेन है, उसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उस एरिया वेक्टर डीएस का डॉट ले लेना है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझे हैं। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं इसको यहीं पर, रोक रहे हैं इसको। ठीक है।